हाय स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन का सिलेबस जो नवंबर 20 में या उसके बाद कोई भी एग्जाम में मई 21 में या नवंबर 21 में एप्लीकेबल होने वाला है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मैं आपको पहले बता दूं लास्ट ईयर सिलेबस में आईसीएआई ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया था। काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक वीडियो शूट कर लूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, हो गया इनफैक्ट 2-3 वीक्स हो गए, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया था सीए कोर्स के बारे में, सीए कोर्स के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एंड ऑल दैट। उसके अंदर मैंने फाउंडेशन से रिलेटेड बेसिक क्राइटेरिया कि कौन फाउंडेशन में आ सकता है, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, वो सब डिस्कस कर लिया था। यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर आप देखोगे वो वीडियो का लिंक मैंने सबसे ऊपर दे रखा है। उसके अंदर कंप्लीट कोर्स के बारे में बताया, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिक फोकस रखूंगा फाउंडेशन के ऊपर और मैं फाउंडेशन के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, जो आईसीएआई का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, अपडेटेड है नवंबर 20 के लिए और उसके बाद के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली बात, आपको ये पता ही होगा कि हमारे फाउंडेशन में इस समय 4 सब्जेक्ट्स हैं। अभी कहने के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में देखोगे ना तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें फर्दर डिविजन्स हैं। मैंने यहाँ पे टोटल विद डिवीजन सारा कुछ एक बार डाल दिया है। सबसे पहली चीज जो है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा अकाउंट्स का पेपर है। अकाउंट्स, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंट्स ऑब्वियसली बात है आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, इसलिए इसकी वेटेज इन्होंने 100 मार्क्स दी है। और अकाउंट्स के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं दी कि इसमें इतनी बाइफर्केशन, टोटल अकाउंट्स 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके जो 4 पेपर होने वाले हैं सीए फाउंडेशन में, उनमें से 2 पेपर ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे और 2 पेपर ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आपने अपने 12th के पेपर दिए होंगे, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट दी जाती है, आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं या आपको पूरा आंसर लिख के आना पड़ता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, उन्हें बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं जहां पर एमसीक्यू बेस्ड आपकी असेसमेंट होती है। ऑब्वियसली एमसीक्यू में हमेशा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हमारे सीए कोर्स में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है एंड 1 मार्क्स के यूजुअली एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के अंदर 1 से ज्यादा मार्क्स के भी हो सकते हैं, यूजुअली 1 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं आपके। हमारे जो पहले 2 पेपर हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं। पहली चीज तो हमें ये दिमाग में रखना है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। पुराने जमाने में जब सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उस जमाने में 4 पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे। तो आप जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप अपनी 12th क्लास क्लियर होगी तभी आप ये फाउंडेशन वाली वीडियो देख रहे हैं। तो आप अगर अपने किसी सीनियर से पूछोगे ना तो वो आपको सीपीटी के बारे में बताएंगे। सीपीटी फाउंडेशन के कंपैरेटिवली बहुत आसान था, क्योंकि वहां पर 200 मार्क्स के पेपर होते थे, 200 मार्क्स के 4 पेपर होते थे टोटल। 60-40 ऐसे डिवाइड था और सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, इसलिए वो पेपर बहुत बहुत आसान होता था। अब फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं 400 मार्क्स के, 100 मार्क्स ईच, और उसके अंदर भी 2 सब्जेक्टिव हैं, 2 डिस्क्रिप्टिव है और आपके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। नो कमिंग टू अकाउंट्स, ये मैंने आपको आईसीआई का सिलेबस साथ साथ खोल लिया है। ये आईसीआई का प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है। सर हमें ये डॉक्यूमेंट देखना हो तो मिलेगा कहां, अभी बताता हूं, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। इस डॉक्यूमेंट को आपने डाउनलोड करना है तो कहां से करेंगे। तो ये आईसीआई ने सिलेबस बता रहा है कि मैं जल्दी से एक बार दिखा देता हूं डिटेल में। सबसे पहला चैप्टर जो आईसीआई ने बताया वो तो बड़ा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप अपनी 11th क्लास में भी इस टॉपिक को देखते हो, जहां पर आपको बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज देते हैं। फिर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, ये भी 11th क्लास के अंदर बेसिक जो बच्चा एंटर करता है ना उसको पढ़ाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th क्लास के सिलेबस से मिलता हुआ है। इन्वेंटरी जहां तक मुझे पता है ये इसमें कुछ नए इश्यूज आते हैं जो आपकी 11th-12th क्लास में नहीं होते, तो ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा नया होता है 11th-12th के मुकाबले। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है ये भी मोरलेस आपने कर रखा होता है, इसको बस अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करके इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट भी एक ऐसा चैप्टर है जो 11th-12th क्लास में होता है। सेल्स ऑफ गुड ऑन अप्रूवल बेसिस भी ये वाला पॉइंट भी कवर्ड होता है। कंसाइनमेंट एक नया टॉपिक है। कंसाइनमेंट इज अ टॉपिक आई थिंक जो 11th क्लास में आप नहीं करते। सिमिलरली एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ये भी आपके नए टॉपिक आते हैं जो 11th-12th क्लास में आपने नहीं किए होते। फाइनल अकाउंट्स टू सम एक्सटेंट हर किसी ने कर रखा होता है। ऑब्वियसली यहां पर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट्स, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ जाएगी आपकी। पार्टनरशिप अकाउंट्स भी आप सब पढ़ के आते हो, बट एज आई सेड डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एनपीओ एक जमाने में तो सिलेबस में हुआ करता था जब मैं 11th-12th में होता था, बट आज
आजकल जहां तक मुझे पता है 11th-12th क्लास में ये एनपीओ वाला टॉपिक आप नहीं पढ़ते, तो ये भी आपके लिए, मेरे हिसाब से सीबीएसई वालों के लिए तो खासकर ये एक नया टॉपिक हो गया। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं। फिर इसके अलावा लास्ट में टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स, डिबेंचर, फॉरफीचर, ये तो करते करते पूरी 12th क्लास आप बिता देते हो। हाँ, ये चीज एक नई है कि आपको जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये आपको सिखाया जाता है। तो मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th-12th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं, बट ऑब्वियसली उनके जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको एडवांस लेवल का पूछा जाएगा। कुछ चैप्टर आपने देखे ऑल टुगेदर नए थे, तो अकाउंटेंसी इज अ ब्लेंड ऑफ समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th एंड 12th क्लास, बट यू नीड टू डू इट इन अ एडवांस स्टेज। और कुछ चैप्टर ऑल टुगेदर नए आ जाते हैं आपके यहां पर। और ये पेपर एज आई सेड ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। इसके अंदर जो बच्चों को यूजुअली इशू आता है कि पेपर लेंथी आता है, इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली आपको चेक करेगा। 12th क्लास का पेपर इसके सामने आप देखोगे तो बहुत इजी आता है 11th-12th क्लास का पेपर, तो उस मुकाबले में इसको आप ये मान सकते हो इसका लेवल एडवांस्ड आता है। मगर एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि 11th-12th क्लास में ना आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता सीए में, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे आ गए हो तो यहां पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो कैलकुलेशंस लंबी लंबी हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी, मेन फोकस होगा हमारा कॉन्सेप्ट पे। दैट इज व्हाई अकाउंट्स के अंदर कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, आईसीआई कभी ये पेपर लेंथी बना देता है जिस चक्कर में बच्चे एकदम अनएक्सपेक्टेडली उनको लगता है कि ये पेपर मुश्किल हो गया। सो ये अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन थी मेरी। इसके बाद अगली चीज है लॉ। ये अब लॉ और बीसीआर ये मेरे हिसाब से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि लॉ के बारे में हम कुछ भी 11th-12th क्लास में नहीं जानते। इनफैक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ लॉज, कमर्शियल लॉज ऑब्वियसली, बाकी सारे आपके क्रिमिनल लॉ वगैरह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ाए जाते, कमर्शियल लॉज पढ़ाए जाते हैं। और ये लॉ की फाउंडेशन है, एक तरह से ये बेस है। जैसे 11th क्लास में पहली बार अकाउंट्स पढ़ते हो ना, वैसे आपको पहली बार लॉ पढ़ाया जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं लॉ 100 मार्क्स का है, द आंसर इज नो। लॉ वाला जो टॉपिक है वो 60 मार्क्स का है, और इसके अंदर एक 40 मार्क्स के टॉपिक को जोड़ा गया है जिसका नाम है बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। मैं दोनों का सिलेबस दिखाऊंगा, बट पहले आप वेटेज देख लीजिए। 60-40 की वेटेज है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा सिर्फ लॉ की तैयारी करके जाता है, बीसीआर को इग्नोर करके जाता है। बीसीआर 40 मार्क्स का है, सो ये दोनों मिलके आपको मार्क्स दिलवाएंगे। एंड एज आई सेड ये पेपर भी डिस्क्रिप्टिव है। तो पहले तो इसका सिलेबस देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इस पेपर के अंदर जनरली बच्चों का क्या फीडबैक होता है। दिस इज पेपर नंबर 2, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। उसके अंदर सेक्शन ए होगा 60 मार्क्स का। अब ये पांचों एक्ट जो आपके हैं ना, ये आपके लिए तो ऑब्वियसली नए हैं, क्योंकि जिंदगी में हमने पढ़े तो होंगे नहीं है, क्योंकि हमने लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं। अब आप देखोगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप ध्यान दो, मैं आपको बताऊं, कोई भी कमर्शियल लॉ आप पढ़ोगे, कोई भी कमर्शियल लॉ पढ़ोगे आगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, हर किसी का बेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो पहला लॉ है जो आपको पता होना चाहिए यदि आप कॉमर्स के अंदर लॉ पढ़ना चाहते हो। मगर ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, इसीलिए आईसीआई ने फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ पहले 75 सेक्शन, 75 सेक्शन ही फाउंडेशन में डाले हैं। यानी कि सीए इंटर लेवल पे आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, उसके अंदर एडवांस इश्यूज आते हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यहां पढ़ा दिया जाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसके अंदर जब आप एग्जांपल्स देखते हो, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोरिंग होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो दो एक्ट हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों एक्ट ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आए हुए दो एक्ट हैं। होते ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, मगर इनके लिए एक जमाने में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करते थे, अब इनके अलग अलग एक्ट बना दिए गए हैं। ये दोनों एक्ट पूरे हमारे सिलेबस के अंदर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी। एलएलपी का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसके कुछ चुनिंदा सेक्शन आईसीआई ने आपको पढ़ाए हैं। और कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपके फाउंडेशन लेवल पे भी आएगा, जो आपके इंटर के लेवल पे भी आएगा, और जो आपके फाइनल के लेवल पे भी आएगा। यानी कंपनीज एक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए उसको तीनों लेवल पे डाल रखा है। यहां पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे आपको बेसिक वर्ड्स, सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह सब, इनके ऊपर जजमेंट्स वगैरह बेसिक आपको पढ़ाया जाता है। कहीं पर भी इसमें कंपनीज एक्ट को डीप में इस टॉप लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। तो ये आपका सिलेबस है सारा लॉ का। अब लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना,
वैसे ही इन एक्ट में कोई अमेंडमेंट आती नहीं है, बट फिर भी हमारा आईसीआई क्लियर कट बोलता है कि यदि ऊपर दिए गए किसी एक्ट में अमेंडमेंट आई है तो आपको अपडेटेड एक्ट पढ़ना होता है। अब ये जो कंपनीज एक्ट है ना, क्योंकि ये 2013 में अमेंड हुआ था, तो ये काफी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आ रही है इसके अंदर। ये एक अमेंडिंग एक्ट है। ऊपर वाले चारों एक्ट जो मैं बता रहा हूं वो जितने ज्यादा अमेंड नहीं होते, वो सेटल्ड लॉ है कहीं ना कहीं। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ रही है, इनफैक्ट ऑन एन एवरेज ये हर साल अमेंड हुआ है, 2013 से लेकर 2020 तक हर साल में अमेंड हो जाता है ये। मगर जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं कंपनीज एक्ट में, वो यूजुअली उन सेक्शंस में आती हैं जो सीए इंटर और फाइनल लेवल पे हैं। तो एज सच फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट की कोई ज्यादा अमेंडमेंट होती नहीं है। हाँ, फिर भी एक अमेंडिंग नेचर का लॉ है, तो आपको अपडेट रखना पड़ता है कि हमें अपडेटेड एक्ट ही पढ़ना है। उसके लिए इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल टाइम टू टाइम निकालता रहता है और बाकी सारे टीचर्स भी अपना अपना अमेंडमेंट क्लास लगाते रहते हैं। फिर अगला 40 मार्क्स का पेपर है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब कुछ लोग ना इसको आम भाषा में बोलते हैं 40 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। मैं जरा आपको सिलेबस दिखाता हूं, फिर आप देखना ये इंग्लिश है या इंग्लिश से ज्यादा है। बहुत ना नॉर्मल परसेप्शन है 40 मार्क्स की तो इंग्लिश पढ़ाता है आईसीआई। जरा मैं आपको बताता हूं 40 मार्क्स की इंग्लिश नहीं होती है। जरा देखो, पहला जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। इसके अंदर कुछ वो नहीं है, बेसिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ये पर्टिकुलर टॉपिक ना बिजनेस स्टडीज या आप अपनी बीकॉम में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन सब के अंदर पढ़ते रहते हो, तो थ्योरी वाला चैप्टर आएगा हमारा। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना पार्ट 2, यहां पर हमारी कहीं ना कहीं ग्रामर चेक होती है। ये टिपिकली आपका जो पढ़ते हो ना 5th क्लास से 10th क्लास के बीच में ग्रामर पढ़ते हो, ये वो है। आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव आएगा आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक दे रखा है आपको बीच में। साथ साथ आप देखोगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स वगैरह, ये बेसिकली ग्रामर वाला पार्ट है। बट लेट मी टेल यू, ये जो ग्रामर वाला पार्ट है ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मार्क्स का ही आता है, दैट्स इट। 4 से 5 मार्क्स का ग्रामर आता है। तो जो कोर इंग्लिश है ना वो 40 मार्क्स की नहीं होती, सिर्फ वो 4 या 5 मार्क्स की है, जहां पर आपसे इंग्लिश पूछी जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। सर बाकी क्या पूछा जा रहा है? बाकी ये पूछा जा रहा है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, अब ये कॉम्प्रीहेंशन टिपिकली वैसे नहीं होते जैसे 12th क्लास में आ जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहां पर एक कॉम्प्रीहेंशन पूछ के आपसे लॉजिकल एनालिसिस पूछा जाता है कि हाँ क्या आप उसका मीनिंग समझ के जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। फिर नोट मेकिंग होती है आपकी, नोट फिर आवा जो डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स हैं उसके अंदर सारा कुछ आता है। प्रेसिज राइटिंग आपको सिखाया जाता है कि बड़े से कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो। आर्टिकल राइटिंग आपके आता है, आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है हमारा। फिर अगली चीज है हमारे यहाँ पर, अगर आप देखोगे राइटिंग के अंदर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स भी वो ये नहीं है कि प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड किसी सिचुएशन को देंगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो या आप अपने कस्टमर को लिख रहे हो, उस तरह की सारी चीजें आएंगी। फिर फॉर्मल मेल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी होती है। आपको फॉर्मली मेल्स कैसे लिखनी है, क्योंकि आजकल सारा कुछ ईमेल पे होती है डिस्कशन। रेज्यूमे राइटिंग अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। आप जो अपना सीवी बनाते हो, रेज्यूमे बनाते हो, उसको बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आईसीआई आपको वो भी इसके अंदर दिखाता है। मीटिंग्स के अंदर आप देखोगे, मीटिंग्स के ना हमेशा लास्ट में एक एजेंडा फिक्स किया जाता है, मीटिंग्स की मिनट्स बनाए जाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं बीसीआर में टिपिकली मेन वेटेज लगभग 20 से 25 मार्क्स की राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। प्रेसिज राइटिंग आती है, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल आती है। सो इट इज मोर अबाउट राइटिंग एंड नॉट जस्ट इंग्लिश। इंग्लिश में इसमें वो नहीं है कि आपको कुछ लिटरेचर पढ़ाई जा रही है या आपसे एक्टिव पैसिव और ये सिनोनिम्स, वो है पार्ट, वो वाला पार्ट भी है, 4-5-6 मार्क्स का आता है वो भी पेपर में, बट मेनली इट इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। सो अगर आप लॉ का पेपर देखोगे और बीसीआर का पेपर देखोगे, इस पेपर के अंदर टिपिकली, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है ना, तो बच्चों को दिक्कत जो आती है वो इसी में आती है कि सर आंसर लिखने कैसे हैं। इंग्लिश यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट से आते हैं इंडिया की, या जिन्होंने अभी तक 12th क्लास में हिंदी मीडियम पढ़ा होता है, उनको इस सब्जेक्ट में काफी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज दे हैव टू डेवलप दिस लैंग्वेज। एंड लेट मी टेल यू, इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट ये लाइफ टाइम के लिए एक बार मेहनत होती है, क्योंकि कहीं ना ये जो लैंग्वेज हम बनाते हैं, ये कॉमर्स की लैंग्वेज आगे हमने ना जाने कब तक यूज करनी है। सो ये जो इंग्लिश की दिक्कत है ना, बच्चा कहता है मैं हिंदी बैकग्राउंड से और मैं इंग्लिश में जाऊं या ना जाऊं, मेरे हिसाब से
सूनर और लेटर हमें कहीं ना कहीं ये मीडियम ऑफ हमारी कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश होती जा रही है, ज्यादातर स्टेट्स उसे इंग्लिश की तरह अडॉप्ट कर रही हैं, तो मेरा सजेशन हमेशा यही होता है, अगर आप कोशिश करें तो आप इंग्लिश मीडियम से ही सीए को करें, और वहां पर सिर्फ ये सब्जेक्ट है जिसपे आपको मेहनत ढंग से करनी पड़ेगी। और अगर इस पे हमने मेहनत कर ली, वो जो लैंग्वेज है, जो लॉ की लैंग्वेज है, वो हमारी डेवलप हो गई, फिर हमें सिर्फ एग्जाम में नहीं, पूरी जिंदगी कोई दिक्कत नहीं आएगी एज फार एज द कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन इज कंसर्न। तो इंस्टीट्यूट बड़ी सोच समझ के इसके बारे में आपको ये वाला टॉपिक डालता है। फिर कमिंग टू मैथ्स, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चा पूछता है सर हमारा मैथ्स 100 मार्क्स का। अब लेट मी क्लैरिफाई, इस सब्जेक्ट के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स इज ओनली एंड ओनली फॉर 40 मार्क्स, सिर्फ 40 मार्क्स का बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके बाद जो 2 चीजें हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स ज्यादा मुझे पता है हर कॉमर्स का बच्चा करके आता है, चाहे वो मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर कॉमर्स का बच्चा करके आता ही आता है। ये जो एलआर है ये टोटली क्योंकि आईक्यू लेवल पे होती है, इसका कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, नॉन मैथ्स कुछ लेना देना नहीं है इससे। एक बच्चा जिसका मैथ्स है, एक बच्चा जिसका मैथ्स नहीं है, दोनों के लिए ये एक तरह का नया टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ले दे के बचता है ये बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, और इसको लेकर बच्चे बड़े डाउटफुल रहते हैं, खासकर वो कॉमर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास में मैथ्स नहीं ले रखी थी। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका पासिंग क्राइटेरिया तो वही है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर जिसका सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स है, आपको पूरे पेपर में मिलाकर क्या करने हैं, 40 मार्क्स लेनी है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, अगर मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊं मैथ्स का, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का पेपर आ जाता है, कई बार 40 में से 15 मार्क्स का पेपर तो यहां से आ जाता है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टू नॉट द मैथमेटिक्स जो आपको 11th-12th क्लास में पढ़ाई जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेनली पर्टेन्स टू कॉमर्स वाली मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड लेट मी टेल यू, आप चाहे मैनेजमेंट कोर्स करो, आज की डेट में एमबीए इन फाइनेंस करो, चाहे आप बीबीए इन फाइनेंस करो, चाहे आप कॉमर्स में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे इंटर में पढ़ो, आपको जब तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता, आप कॉमर्स में नहीं टिक सकते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कोर थिंग विच एवरी कॉमर्स ग्रेजुएट, एवरी कॉमर्स स्टूडेंट हैज टू नो, क्योंकि हर पॉइंट पे आज की डेट में वो चीज यूज हो रही है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वेटेज को ध्यान में रखते हुए यहां बच्चे का मेजर फोकस होता है। इसके अलावा आप बाकी चैप्टर देखोगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैट्रिसेस वगैरह, या फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक 11th-12th क्लास से रिलेटेड होते हैं। मगर 11th-12th क्लास में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमारे सीबीएसई में, खासकर सीबीएसई ने ना 11th-12th क्लास में साइंस स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स की मैथ सेम रख रखी है, जिस वजह से ना मैथ्स का एक बहुत बड़ा हवा बन गया है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि मैथ्स तो बहुत मुश्किल होती है। और उस वजह से काफी स्टूडेंट्स जो अभी मुझे देख रहे होंगे उन्होंने मैथ्स छोड़ भी दी होगी 11th-12th में। मैं मानता हूं सीबीएसई के पार्ट पे ये बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से कि कॉमर्स के बच्चों को वही मैथ्स पढ़ा दी जाती है जो साइंस के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। अब इस वजह से ना बच्चों के मन में मैथ्स से रिलेटेड डर बैठ जाता है। लेट मी टेल यू, सीए इंस्टीट्यूट इतना बेवकूफ नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट जो मैथ्स में ये टॉपिक डालता है ना, कहीं पर भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स, उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं दिखेगा। और मैं इन सारे चैप्टर्स में से यदि वो साइन थीटा, कॉस थीटा खींच लूं, क्योंकि वो जो चीजें होती है ना साइंस से रिलेटेड टर्म्स, वो हर चैप्टर में आ जाती है मैथ्स में 11th-12th क्लास में। यहां पर वो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, फॉर द सिंपल रीजन कॉमर्स के बच्चों के लिए वो रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये सारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो तो उसका तो कुछ लेना देना नहीं। बाकी टॉपिक्स भी जो आपको पढ़ के ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो 11th-12th क्लास के सिलेबस से हैं, लेट मी टेल यू, आप जब इनका सिलेबस देखोगे ना, आप जब इनका चैप्टर में क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, आपको लगेगा 12th क्लास में जब वो चैप्टर स्टार्ट होता था और वो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के अंदर 5-10 क्वेश्चन होते थे ना, बड़े सिंपल सिंपल, जो शायद आप एग्जाम वाले दिन अटेम्प्ट भी नहीं करते थे, वैसे 5-10 क्वेश्चन जो इनिशियल होते थे वो हमारे सीए के अंदर डाले जाते हैं। क्योंकि उसके बाद 11th-12th क्लास में ना वो साइन थीटा, कॉस थीटा की कहानी शुरू हो जाती थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती थी। कॉमर्स के अंदर सेम चैप्टर है जो 11th-12th क्लास के अंदर, ये सारे मेरे जहां तक पता है मुझे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज 11th-12th क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको शायद 10th में भी पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, मगर यहां पर जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल कॉमर्स के हिसाब से रहेगा। तो ये बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू 12th क्लास की मैथमेटिक्स। नाउ गोइंग टू एलआर, एलआर के अंदर एज आई सेड दिस इज समथिंग न्यू,
20 मार्क्स की एलआर और ये इसके आईक्यू बेस्ड होती है ये, मगर इसको करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो टीचर्स आपको सिखा देते हैं। देन कम्स टू स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आप ऑलरेडी 11th 12th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हो, कोरिलेशन, रिग्रेशन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, उन्हीं से वेटेज आती है। कुछ एक टॉपिक हैं जो आपके लिए नए होंगे शायद, इंडेक्स, जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक नया टॉपिक होता है, प्रोबेबिलिटी काफी इजी होती है 11th 12th की प्रोबेबिलिटी के मुकाबले, ये काफी इजी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैंने, ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स, मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश करी मैथ्स के बारे में बताने की। बहुत बच्चों के डाउट मैथ्स को लेकर ही होते हैं, इसलिए अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स की है, और जो इसके अलावा 40 मार्क्स का एक पेपर बनाया गया है जिसका नाम है BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये जो आपका टॉपिक है मैं जगह सिलेबस के साथ साथ दिखाता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर ना 60 मार्क्स के पेपर, और ध्यान देना मैथमेटिक्स भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। दोनों की खास बात यही है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, यहां पे आपको करके नहीं आना। और इकोनॉमिक्स अगर आपको करके ना आनी पड़े, वो डायग्राम्स, वो साफ सुथरे सब कुछ ना बनाना पड़े, तो इकोनॉमिक्स बहुत ईजी हो जाती है। हमारा 11th 12th क्लास के अंदर ना फोकस ही क्या होता है यार, डायग्राम सही बन जाए, टीचर मेरे सफाई के नंबर ना काट ले, तो सारा फोकस प्रेजेंटेशन पे होता है। यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, ये टॉपिक नंबर 5 है बिजनेस साइकिल, ये थोड़ा नया टॉपिक होगा आप सबके लिए। अदरवाइज बेसिकली ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सारे टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। कुछ टॉपिक्स नए हैं, जैसे कि आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर सिखाया जाता है 12th क्लास 11th 12th क्लास के अंदर। 11th क्लास में चला गया माइक्रो अब तो वैसे, तो 11th क्लास में आपको शॉर्ट टर्म में सिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के इक्विलिब्रियम सीखोगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन सिखाया जाता है, यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, हर जगह इक्विलिब्रियम आप स्टडी करोगे। तो ऑब्वियसली कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर नए हैं, बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल दी 4 टॉपिक्स, ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स इज दी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर अगर आपने एक बार फंडा समझ लिया, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन का कोई झोल नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हो। लास्ट थिंग इज हमारा BCK। BCK के अंदर अगर आप पहले 4 चैप्टर देखोगे ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वाला चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर हैं, जहां पर आपको क्या समझा रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये टॉपिक जहां तक मुझे पता है 11th 12th क्लास की BST के अंदर आता है। सिमिलरली प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, वेरी सिंपल टॉपिक्स जो 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 6, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 400 टर्मिनोलॉजीज हैं जो नॉर्मली आपकी हर जगह यूज होती हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी आपकी पूरी कॉमर्स की नॉलेज को अपडेट करने वाला ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मगर हाँ, आप सिलेबस में देखोगे ना, ICI ने एक दिक्कत यहां कर दिया, 2-2 3-3 लाइन की डेफिनेशन दे रखी है। तो यहां पर आपको एक टीचर की जरूरत होती है जो आपको कॉन्सेप्ट पूरा बहुत बढ़िया से समझा दे, ताकि आपको जो क्रिस्प फॉर्म में एक लाइन की डेफिनेशन है वो समझ में आ जाए। अक्सर ये वो एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ के ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स, जो डेफिनेशंस दे रखी है ना, कई बार इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स काफी डीप हैं, जो आपके सीए इंटर या फाइनल में है। तो ये एक टॉपिक है जो एज अ टीचर पढ़ाने में भी मजा आता है, और एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है जी, चारों पेपर के बारे में मैंने बात कर ली। आउट ऑफ ऑल दिस 4 पेपर्स, इनके अंदर पासिंग क्राइटेरिया हर जगह सेम है। मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स आपको लेने हैं हर सब्जेक्ट में, और ओवरऑल आपको लेने होते हैं 50 मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं ना, कौन से वो पेपर हैं जो आपको ओवरऑल 50 लाने में हेल्प करेंगे। वेरी फर्स्ट पेपर इज दिस वन। ये जो आपका पेपर नंबर 4 है ना, ये आपको ना एक तरह से माता का प्रसाद है आपके लिए। ये आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिलवा सकता है। इनफैक्ट काफी बच्चों के इसके अंदर 60 अबव आते हैं। इनफैक्ट जो बच्चा ढंग से पढ़ता है ना, लास्ट टाइम हमने देखा नवंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर 90 अबव मार्क्स बहुत आसानी से आ रहे थे बच्चों के। 70-80 अबव तो मैं गिनती ही नहीं है, 90 अबव भी ना लाइन लगी हुई थी। तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है हमारा, जिसके अंदर मार्क्स आते हैं। बट ध्यान देना, इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो तो ही मार्क्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं 12th क्लास में, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते रहते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बड़ा वीक रह जाता है, तो वो यहां पर मार्क्स लूज कर देते हैं। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें 40, 45, 50 मार्क्स आए। ठीक है, अगली चीज, ये भी आपका मार्क्स अच्छे दिलवा देता है अकाउंट्स।
मैं ये नहीं कहूंगा 90 अबव दिलवा देता है, बट हाँ 70s में 60s में मैं यहां पर भी मार्क्स आसानी से बच्चों के देखता हूं। दो पेपर जिस पे बच्चे की खास मेहनत लगती है वो है पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3। आई एम टेलिंग यू दीज आर दी टू पेपर्स जिन पे आपकी खास मेहनत लगेगी और जहां पर आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा। सो मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग 25 मिनट्स की वीडियो बनाई, इसमें डिटेल में डिस्कस किया सिलेबस को। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी नीचे डाल दिया, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो डू राइट टू मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी एट द अर्लीस्ट। आगे भी सीए फाउंडेशन और सीए कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं डालता रहूंगा गाइडेंस के लिए, और आपको सब्जेक्ट रिलेटेड भी मिलेंगी। सो स्टे इन टच विद आवर चैनल एंड please do subscribe our channel in case you have not yet subscribed it. Thank you so much. I'll meet you in the next videos.